प्रिय विद्यार्थियों, आज जो विषय प्राणिशास्त्र के इस व्याख्यान में अपन जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वैक्सीन। आज का व्याख्यान तीनों कक्षाओं के लिए, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिए है। ये जिस कोविड वैक्सीन की चर्चा हो रही है और कल से जो कोविड वैक्सीन लगना शुरू होगा, आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आशा की जाती है कि आपको स्वयं को प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए और समाज तक हम सही जानकारी कैसे इसके बारे में प्रेषित कर सकते हैं, वो कार्य भी अपने को करना चाहिए। सर्वप्रथम वैक्सीन होता क्या है? किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य अथवा पुरुष के रक्त में सुई की सहायता से डाला जाने वाला उसी रोग का कीटाणु जो कमजोर रूप में होता है, उसे हम वैक्सीन का टीका कहते हैं। फिर आता है वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। अभी जब हम जो वर्तमान में 2 वैक्सीन आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक तौर पर वैक्सीन क्या होता है, कितने प्रकार की वैक्सीन्स होती हैं और कौन से प्रकार की वैक्सीन वर्तमान में हम सब के लगने वाला है, और वैक्सीन से पूर्व क्या क्या सावधानियां रहने वाली है उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारी वैक्सीन विभिन्न प्रकार से बनती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको स्टिमुलेट करे, किसी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करे। पैथोजन कौन होता है? जो रोगजनक जीव होता है, उसको पहचाने। या तो वो जीव हो सकता है या उसका कोई पार्ट हो सकता है, उसको पहचाने और उसके विरुद्ध इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करे। ये वैक्सीन का, किसी भी प्रकार से बनने वाली वैक्सीन का उद्देश्य होता है। अब आती है कितने प्रकार की वैक्सीन्स है। प्रारंभिक तौर पर मैं कुछ एक वैक्सीन्स के प्रकार की ही चर्चा करूंगा। सबसे पहला होता है होल पैथोजन वैक्सीन। उसमें संपूर्ण बैक्टीरिया, वायरस का उपयोग किया जाता है। दूसरी जो सबसे चर्चित है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, वो है लाइव एन्युलेट वैक्सीन। लाइव एन्युलेट वैक्सीन होती क्या है? वह बैक्टीरिया या वायरस पूरा, लेकिन उसको कमज़ोर किया हुआ होता है, जिसे एन्युलेटेड कहते हैं। उसको कमज़ोर करने की प्रक्रिया को एन्युलेट करते हैं। कमज़ोर कैसे किया जा सकता है उसका हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। उसके जीन के स्तर पर हम परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण वो इतना हानिकारक नहीं रह पाता। और जब ये वीक किया हुआ, कमज़ोर किया हुआ ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में डालते हैं, तो ये अपने आप प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है और किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता। जब कभी भी ये पैथोजन, ये बीमारी, रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर आता है, तो तुरंत ये उसको मारने का कार्य करते हैं। तीसरा है इनएक्टिवेट वैक्सीन। इसमें पूरा बैक्टीरिया या वायरस जिसको मार दिया गया है या जिसको हमने ऑल्टरनेट कर दिया, यानी परिवर्तित कर दिया है कि वो आगे चलकर अपना जनन, रिप्लिकेशन न कर सके, उनके द्वारा बनाए जाने वाले वैक्सीन को इनएक्टिवेट वैक्सीन्स कहते हैं। फिर सब यूनिट्स होती है, कई टुकड़ों वैक्सीन्स के। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होती है। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स होती हैं। टॉक्सॉइड्स वो पदार्थ होते हैं जो पैथोजन द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो रोग
को रोग का जनक होता है। इसी प्रकार से सातवां है कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये कॉन्जुगेट का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या कनेक्टेड, जॉइंट या कनेक्टेड। फिर होता है वायरस लाइक पार्टिकल्स, ये कृत्रिम होते हैं और ये जो वायरस होता है उसके बिल्कुल मिलते जुलते से होते हैं और ये किसी प्रकार से मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को हानि नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का वायरल जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। फिर न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन होते हैं, आरएनए वैक्सीन होते हैं, डीएनए वैक्सीन होते हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स होते हैं। वैक्सीन स्वयं में बहुत बड़ा स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में इसको पढ़ा जाता है, लेकिन आज मैंने आपको प्रारंभिक तौर पर ये 12 प्रकार की वैक्सीन्स का जिक्र किया है और वैक्सीन क्या होता है उसके बाद बारे में बताया। अब आता है कि ये जो अब लगने वाला है वैक्सीन वो किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंट्रोडक्शंस दिए हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। इसमें सबसे पहले है कौन से एज ग्रुप में लगेगा, तो इसके अनुसार से ये 18 साल से अधिक वालों के ही ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन उपयोग में लिया जाएगा। और को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, क्या एक साथ कई सारे वैक्सीन्स लगाए जा सकते हैं अलग अलग कंपनियों के? नहीं, एक वैक्सीन लगने के बाद में दूसरी कंपनी का या दूसरे प्रकार से निर्मित वैक्सीन का 14 दिन के अंतराल बाद में ही प्रयोग करना, ऐसा सुझाया गया है। क्या वैक्सीन्स पहला डोज और 2 डोज अपने को लगने वाले हैं, क्या पहला डोज किसी दूसरे वैक्सीन का लगवा लें और दूसरा डोज दूसरे वैक्सीन का? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सामान्यतः नहीं करना है। आपने जिस वैक्सीन को पहली बार लगाया उसी का ही दूसरा डोज एक निश्चित अंतराल के बाद में लगना है। ये कॉन्ट्राडिक्शन किन किन के अंदर नहीं लगा जाना है वो उसके अंदर ये लिखा है कि जिन व्यक्तियों के पहले जो डोज लगा हो कोविड का, उसके दौरान में कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ, उनको बचना चाहिए, या जिनके एलर्जी की, जिनके अलग कोई इंजेक्टेबल पदार्थ या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम आदि से कोई एलर्जी हो, जिनकी हिस्ट्री हो, उनको भी बचना चाहिए। दूसरा मुख्य इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं या दूध श्रवण करवाने वाली महिलाएं, उनके बारे में भी ये मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जितनी ह्यूमन ट्रायल्स हुई है, इन दोनों प्रकार की महिलाओं पर ह्यूमन ट्रायल्स नहीं होने के कारण से इससे बचने का ये सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद में उन व्यक्तियों को जिनके सार्स का इन्फेक्शन पहले हुआ है, सार्क रिएक्शन, और जिनके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उनके पहले से उपस्थित है, या गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों को भी एक बार देख रेख में सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं उन लोगों के, हम सब जानते हैं थक्का जमता है, ब्लड कोएगुलेशन जब होता है तो उसके अंदर कई लोगों में एक हीमोफीलिया नाम की एक नई अजीब बीमारी होती है जिसके अंदर कोएगुलेशन फैक्टर का अभाव होता है। उनके ये ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उन लोगों को भी इससे बचना चाहिए, और जिनके प्लेटलेट डिसऑर्डर्स है उनको भी इसके अंदर बचना चाहिए इस वैक्सीन से। और इसके अलावा अब आते हैं अपन उस वैक्सीन के, ये 2 वैक्सीन जिनकी सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में चर्चा हो रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन दोनों का ये सामने दिया गया एक कंपैरिजन चार्ट है अपने सामने कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन क्या है। सबसे पहले किस प्रकार की है ये, तो इन्होंने कहा ये पहले वाली कोविशील्ड है रिकम्बिनेंट कोविड-19 वैक्सीन। ये कौन सी, जो आखिरी अंतिम मैंने बताई वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से बनी है, और इधर ये होल कोवैक्सीन बनी है होल वायरॉन इनएक्टिवेटेड, उससे द्वारा एक पूरा वायरस है ये कोविड वायरस, उसको इनएक्टिवेट वीकन किया है
कमज़ोर कर कर उसके द्वारा निर्मित ये है। फिर ये जो शीशी जो बार बार दूरदर्शन पर हमने को सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलती है, इसमें कितने डोज हैं? तो वो कहते हैं कि कोविशील्ड की जो शीशी है उसके अंदर 10 डोज है और कोवैक्सिन वाली में 20 डोज है। अब आता है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ कहते हैं एक बार वैक्सीन बनने के बाद में उसकी एक्सपायरी कितने दिन पश्चात होती है। तो एक कोविशील्ड की 6 महीने है और उसकी भी 6 महीने ही है। ध्यान रहे, इनका शेल लाइफ वैक्सीन्स की बहुत थोड़ी होती है। फिर है वैक्सीन वॉयल नंबर्स लिखे हैं क्या? बोले हाँ, दोनों में ये अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद में है अपने ये लगेंगे का, तो दोनों इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर आपके हाथों में या कूलों पर लग सकते हैं। इंट्रामस्कुलर IM जिसे कहते हैं, ये उस फॉर्म में इंजेक्टेबल हैं। और इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? थोड़ा सा कोविशील्ड रंगीन है या फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, जबकि कोवैक्सीन सफ़ेद रंग का ट्रांसलूसेंट है। डोज कितना है? कोविशील्ड का है 0.5 ml डोज है, मात्र 0.5 ml, दोनों का मात्र 0.5 ml है। कोर्स दोनों के अंदर 2 डोज का है। एक निश्चित अंतराल के बाद में अंतराल कितना होना चाहिए? पहले वाले का 4 हफ्ते, दूसरे वाले का भी 4 हफ्ते। वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, छोटे 18 साल से कम उम्र के बच्चे और लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिला रही छोटे बच्चों को है, उनके तीनों के बारे में नॉट रिकमेंडेड दोनों वैक्सीन लिखा है। इसकी सबसे बड़ी वैक्सीन में जो प्रॉब्लम आती है, इनको रख रखाव और इनका ट्रांसपोर्टेशन होती है, क्योंकि ये एक निश्चित तापमान पर रहती है और उससे तापमान ऊपर नीचे होने पर वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इसलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही तापक्रम रहना चाहिए कोविशील्ड का, और उसका भी इसी प्रकार 2 से 8 सेंटीग्रेड के बीच में ही तापमान रहना चाहिए। ये बर्फ जमने की प्रति सेंसिटिव है क्या? ये दोनों सेंसिटिव है। अगर ये फ्रोज़न हो तो इसको अपने को डिस्कार्ड करना है, इसको इस्तेमाल में नहीं लेना है। और ये जो सावधानी दी गई है, डिस्कलर हो जाए तो अपने को नहीं लेना है। और ये दिए हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है जिस वॉयल से लगते हैं, जिस किसी के इंजेक्शन की साइट के ऊपर जहाँ इंजेक्शन लगाए वहाँ पेन हो, हेडेक हो, फटीक हो, उन सब चीज़ों से, या चिल बहुत ज़्यादा ठंडा लगना हो, इन चीज़ों को बचना चाहिए। और इन्होंने कहा है पैरासीटामोल जो सामान्य दर्द निवारक दवा है वो इसमें एडवर्स रिएक्शन कर सकती है, इससे बचना चाहिए। और इसी प्रकार से कोवैक्सीन के लिए कहा गया है कि इसके अंदर अगर अपने को कोई कलर में फ़र्क दिखे, सफ़ेद कलर ना हो, या इसके अंदर कोई पदार्थ पार्टिकुलेट पदार्थ दिखे, टुकड़े दिखाई दें, तो अपने को इसको इस्तेमाल नहीं करना है। और अपने इंजेक्शन वाले स्थान पर दर्द होना, हेडेक, फटीक, फीवर, बॉडी एक, शरीर में दर्द, एब्डोमिन में पेन, नोज़िया, अपना जी घबराना, उल्टी होना, ये जब चीज़ें, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा पसीना आना, या एकदम कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड लगना, इन अवस्थाओं में हमें अपने को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर जो कोवैक्सीन है उसके लिए लिखा गया है कि इसको अच्छी तरह से हिलाना है काम में लेने से पहले, और अगर हम क्लोरोक्विनेन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी साथ लेते हैं तो हमारे एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को ये खराब कर सकते हैं, इससे भी हमें बचना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी एक सामान्य जानकारी कल 16 तारीख से प्रारंभ होने वाले इस कोविड-19 के टीकाकरण के संबंध में जो सरकारी अधिकृत सूचना जारी करी है, वो दोनों पत्र मैंने आपके समक्ष रखे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको आज वैक्सीन के बारे में सामान्य जानकारी मिली होगी। आप स्वयं इन जानकारियों से लाभान्वित हुए होंगे और अपने परिवार और अपने आसपास के समाज के लोगों को आप जागृत करेंगे। कोई भी वंचित न रह जाए,
अपना ये प्रयास रहना चाहिए। धन्यवाद।